देखिए इस तरह के क्वेश्चन में केवल थोड़ा सा समझना है बात को, बाकी कैलकुलेशन इज वेरी सिंपल। देखिए यहाँ डायग्राम में समझिए, ये मास इससे जाके टकरा जाएगा, यहाँ से आपका कोलिजन स्टार्ट हुआ और पीरियोडिक मोशन स्टार्ट हुआ, तो ये स्प्रिंग को कंप्रेस करेगा, कंप्रेस करके यहाँ आएगा। ये एक्चुअली मीन पोजीशन है। इनिशियली इक्विलिब्रियम होने का मतलब है कि स्प्रिंग में कोई स्ट्रेस नहीं है, कोई फोर्स नहीं लग रहा है और मास सेम इज इन इक्विलिब्रियम, यानी कि स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ में है। तो ये जो कंप्रेशन करेगा और वापस आएगा, यानी पूरे टाइम पीरियड का एक्चुअली में क्या होता है, नॉर्मली ऑसिलेशन में क्या होता है, 4 स्टेप में होता है, यहाँ पे 2 स्टेप ही कवर हो पा रहा है। उसको जरा यहाँ समझिए आप, 4 स्टेप की जगह 2 ही स्टेप यहाँ पे हो रहा है स्प्रिंग के केस में। स्प्रिंग में जनरली क्या होता है, ये स्प्रिंग मास सिस्टम आएगा ऐसा, या इसी टाइप का देख लीजिए, ऐसा है। तो ये ब्लॉक पहले कुछ वेलोसिटी से जाएगा, यहाँ आके इसकी वेलोसिटी 0 है, शुरुआत में इसकी वेलोसिटी v नॉट, तो ये 1/4 हुआ टाइम पीरियड का। फिर यहाँ से ये वापस आता है, फिर जितना कंप्रेशन हुआ ये जितनी कंप्रेशन हुई है x नॉट, उतना ही ये ब्लॉक इधर जाएगा स्प्रिंग को खींच के, तो फिर वापस आएगा। तो फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप, थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप, तब एक ऑसिलेशन होता है। यानी यहाँ से यहाँ जाने में टाइम लगेगा t/4 टाइम पीरियड का 1/4, और यहाँ से यहाँ आने में फिर से t/4, यानी इस मास को यहाँ से कंप्रेस होके वापस आने में t/2। इस बात का ख्याल रखना होगा। एंड अकॉर्डिंगली बिना ज्यादा कैलकुलेशन किए हुए यू कैन राइट द आंसर टू दिस क्वेश्चन। तो हम लोग ऐसा ही करेंगे, इसी तरीके से इसको करेंगे। तो वी हैव अंडरस्टूड कि यहाँ से यहाँ जाके जैसे ही कोलिजन होगी देयर विल बी एक्सचेंज ऑफ वेलोसिटी एंड दिस मास विल स्टार्ट मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ द फर्स्ट मास। वेलोसिटी का एक्सचेंज होगा तो ये मास आगे जाएगा, यहाँ पे आके स्टॉप हो जाएगा, और यहाँ से जाके यहाँ आके स्टॉप होगा एट दिस लोकेशन, और फिर वापस जाएगा। तो यहाँ से यहाँ जाके वापस आएगा, यहाँ पे यही वाला मास दोबारा मिलेगा, फिर ये मास रेस्ट में आ जाएगा और ये मोशन में चालू हो जाएगा। तो टोटल टाइम ऑफ मोशन जो लगा, टोटल पीरियोडिक मोशन का टाइम पीरियड, यानी एसएचएम जो हो रहा है यहाँ से यहाँ जाने के लिए और यहाँ से यहाँ जाने के लिए, उसके बाद ये वाले मास की वेलोसिटी इधर हो जाएगी और ये सिंपली v नॉट स्पीड से यहाँ जाएगा, टकराएगा, इलास्टिक कोलिजन है, फिर सेम वेलोसिटी से रिटर्न होके वापस आएगा। तो इधर वाला मोशन पीरियोडिक कहलाएगा और इधर वाला मोशन एसएचएम। टाइम पीरियड इज टाइम पीरियड ऑफ स्प्रिंग मास सिस्टम का 1/2 प्लस इस मास को फर्स्ट मास को यहाँ से यहाँ जाने के लिए v नॉट स्पीड से टाइम लगेगा d/v नॉट, और फिर यहाँ से वापस आने का भी टाइम उतना ही, तो d/v0 इंटू 2। सभी लोग इस पे गौर करिए, ये t/2 कहाँ से आया, स्प्रिंग मास सिस्टम का जो टाइम पीरियड था उसका हाफ है, और d/v0 क्या हुआ, फर्स्ट वाले मास को यहाँ से जाके दीवार से टकराने का टाइम है और दीवार से वापस आने का टाइम। वैल्यू डाल दीजिए, टोटल टाइम पीरियड हो गया t/2, 2π√m/k का आधा, तो 1/2 ऑफ 2π √m/k प्लस 2d/v0। सो आंसर इज, सिंप्लीफाइड आंसर यही हो गया 2d/v0 प्लस पाई √m/k। दिस इज द आंसर। इसमें किसी को कंफ्यूजन अगर हो रहा है तो बताइए। सब इस तरह का केस हो गया।
इस स्प्रिंग के अंदर भी मास है। इस स्प्रिंग का मास है कैपिटल M और स्प्रिंग कांस्टेंट है K। एंड SHM इज गोइंग ऑन। इस मास को थोड़ा पुल करके छोड़ दिए, वाइब्रेशन स्टार्ट हो गया। SHM इज गोइंग ऑन, तो टाइम पीरियड पे क्या असर पड़ेगा? तो ड्यूरिंग SHM अभी ये स्प्रिंग भी ऑसिलेट कर रहा है, यानी इस स्प्रिंग के अंदर जो मास है उसको भी काइनेटिक एनर्जी है। स्प्रिंग में पोटेंशियल एनर्जी तो है, साथ में स्प्रिंग को काइनेटिक एनर्जी भी है। तो अर्लियर जो भी केसेस हम लोगों ने डिस्कस किए वो आइडियल स्प्रिंग होता था। ब्लॉक का काइनेटिक एनर्जी कंसीडर करते थे और स्प्रिंग का पोटेंशियल एनर्जी करते थे कंसीडर। यहाँ पे 3 टर्म हो जाएगा, स्प्रिंग का काइनेटिक एनर्जी, मास का काइनेटिक एनर्जी और स्प्रिंग का पोटेंशियल एनर्जी, यानी एक टर्म बढ़ जाएगा। तो इस केस में जो आंसर आता है, जो टाइम पीरियड आएगा, वी आर गोइंग टू प्रूव दिस वैल्यू 2 पाई अंडर m by k पहले आपने पढ़ा था। मास सिर्फ ऊपर न्यूमरेटर वाला टर्म चेंज हो जाएगा। पहले जो पढ़ा था 2 पाई रूट ओवर m by k, तो अब हो जाएगा, पहले ऐसा पढ़ा था आपने 2 पाई रूट ओवर m by k, अब प्लस में 1/3 मास ऑफ द स्प्रिंग यहाँ पे ऐड हो जाएगा, m/3 ऐड हो जाएगा। तो ये कैसे होता है ये अभी आपको बताएंगे। दिस वी हैव टू प्रूव, ये इतना होता है। ये फॉर्मूला अभी हम लोग प्रूव करेंगे। तो याद रखना बहुत आसान है, 2 पाई रूट ओवर m by k में m की जगह m प्लस m/3 कर देना, वेयर कैपिटल M इज मास ऑफ द स्प्रिंग। तो हम लोग एनर्जी मेथड लगा रहे हैं, टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। टोटल एनर्जी में लिखेंगे हाफ mv² काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस ब्लॉक। किसी इंस्टेंट पे इस ब्लॉक की वेलोसिटी मान रहे हैं v, तो हाफ mv²। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग हाफ k x², where x is elongation in the spring, प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी ऑफ स्प्रिंग लिख रहे हैं। काइनेटिक एनर्जी ऑफ स्प्रिंग का कैलकुलेशन हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं। एट the given instant, let us assume length of the spring is L, नेचुरल लेंथ से थोड़ा बड़ा हो चुका है। ड्यूरिंग ऑसिलेशन स्प्रिंग की लंबाई थोड़ी सी ज्यादा हो गई है, नेचुरल लेंथ से थोड़ी ज्यादा हो गई। इस समय हम लोग ये मानेंगे कि इस एंड जो फिक्स एंड है यहाँ का और यहाँ का, दोनों जगह की वेलोसिटी अलग अलग है। यहाँ पे इस डायग्राम में देखिए, स्प्रिंग का लेफ्ट वाला एंड तो वॉल से जुड़ा हुआ है, तो इस एंड की वेलोसिटी हो जाएगी v1 दैट इज 0, और दूसरा एंड जो हुआ यहाँ, स्प्रिंग की लंबाई है l। अभी ये दूसरे एंड की वेलोसिटी वही होगी जो इस ब्लॉक की वेलोसिटी होगी, और हम लोग ये जंक्शन लेंगे कि ये वेलोसिटी जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, यहाँ से यहाँ तक यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है वेलोसिटी का, ऐसा एज्यूम करेंगे। then we can get then we can solve this concept. We can apply the concept, and first of all we will find the kinetic energy of the spring, then we can solve it. अभी इस स्प्रिंग की लंबाई हम लोग ले रहे हैं L, और इस एंड का वेलोसिटी भी, इस एंड का वेलोसिटी 0। इस स्प्रिंग में एक छोटा सा एलिमेंट लिया जाए, एक छोटा सा एलिमेंट है जो यहाँ से स्प्रिंग का लेंथ कैपिटल L मान लेते हैं, ऐसा करते हैं, इसको चेंज कर दे रहे हैं। स्प्रिंग का लेंथ है कैपिटल L, और यहाँ से एलिमेंट की विड्थ है dl। L इज डिस्टेंस ऑफ दिस एलिमेंट फ्रॉम दिस एंड। देखिए अच्छे से समझिए, स्मॉल l क्या है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस। केयरफुली एवरीबॉडी फोकस ऑन द डायग्राम। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ये है स्मॉल l, दिस डिस्टेंस।
और ये एलिमेंट है dl, और इस स्प्रिंग की टोटल लंबाई हमने ली है कैपिटल। तो यहाँ पे जो एलिमेंट है इसका काइनेटिक एनर्जी लिखेंगे और उसको इंटीग्रेट कर देंगे लेफ्ट हैंड से राइट हैंड तक, तो स्प्रिंग का टोटल काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगा। तो इस छोटे से एलिमेंट, ये जो एलिमेंट है इसका काइनेटिक एनर्जी जो होगा डी के, दैट इज हाफ इंटू टी एम, और यहाँ पे जो वेलोसिटी होगी v1 स्क्वायर, v1 नहीं इसको v2 कर लेते हैं, v2 स्क्वायर, दिस इज v2 स्क्वायर। v2 कैसे निकलेगा इस पॉइंट का वेलोसिटी, देखिए v2 विल बी v1 प्लस, v1 is 0, v1 plus v minus 0 by l, capital L into small l। ये मैंने कैसे लिखा उसको समझिए। वेलोसिटी इज वेरिंग फ्रॉम 0 टू v linearly यूनिफॉर्मली, तो यहाँ का वेलोसिटी यहाँ से थोड़ा ज्यादा हो, तो v1 हो गया यहाँ का वेलोसिटी, प्लस ये हो गया चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट लेंथ, कैपिटल एल से डिवाइड किया, तो यहाँ से एल लेंथ आगे जाएंगे तो यूनिटरी मेथड से इनटू एल कर दीजिए, तो ये वेलोसिटी आ गई। देन दिस वेलोसिटी इज v1 तो 0 ही हो गया, g बाई एल इंटू एल। अगर ये समझने में आपको दिक्कत होती है तो दूसरा रास्ता ये है, देखिए चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट लेंथ, इस एंड की वेलोसिटी भी, अल्टरनेट रास्ता ये है, v माइनस 0 बाई कैपिटल एल, ये हुआ चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट लेंथ, ये हुआ चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट लेंथ। दिस इज आल्सो इक्वल टू, यहाँ और यहाँ के लिए चेंज इन वेलोसिटी हो जाएगी v2 माइनस 0, यहाँ की वेलोसिटी v2 और यहाँ की वेलोसिटी 0, और डिस्टेंस है स्मॉल है, इसको भी सॉल्व करेंगे तो v2 उतना ही आएगा। सो v2 इक्वल्स v बाई एल मल्टीप्लाइड बाई स्मॉल, v बाई एल मल्टीप्लाइड बाई स्मॉल। तो ये तरीका आप लोग सीख लीजिए, ये कैलकुलेशन करने नाउ ऑनवर्ड्स आप सभी लोगों को आना चाहिए, पहले भी हम लोग यूज कर चुके हैं इस तरह का कॉन्सेप्ट। तो यहाँ से काइनेटिक एनर्जी हो गई हाफ, डीएम कैसे निकलेगा, टोटल मास बाय लेंथ एल इंटू डीएल, टोटल मास पर लेंथ इंटू डीएल इंटू v2 स्क्वायर, v2 ये रहा, v स्क्वायर बाई कैपिटल एल स्क्वायर इंटू स्मॉल एल स्क्वायर, ये हुआ डी के। यहाँ पे इसका कैलकुलेशन पूरा करना है, देखिए तो डी के का वैल्यू यहाँ पे मैं पहले लिख रहा हूँ, इट इज m इंटू वी स्क्वायर बाई 2 एल क्यूब, एम वी स्क्वायर बाई 2 एल क्यूब एंड एल स्क्वायर डी एल, दिस इज वेरिएबल पार्ट, ये तो कांस्टेंट। तो टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ स्प्रिंग, इसी को इंटीग्रेट करके आएगा, डीके को इंटीग्रेट करेंगे एल इक्वल 0 से लेके कैपिटल एल तक, कांस्टेंट हमको बाहर कर दे रहे हैं, एम वी स्क्वायर अपॉन 2 एल क्यूब इंटीग्रल एल स्क्वायर डी एल, लिमिट 0 टू कैपिटल एल। देखिए इंटीग्रेट करके ये क्या मिलेगा, दिस इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई 2 एल क्यूब, और ये हो गया एल क्यूब बाई 3, तो एल क्यूब कैंसिल, देखिए एम वी स्क्वायर बाई 6 आ गया। Therefore, kinetic energy of the spring is 1 by 2 m by 3 into v square। इस तरीके से आप आसानी से याद रख पाएंगे। देखिए कैसे याद रखना है, हाफ एम बी स्क्वायर होता है, तो हाफ मास ऑफ द स्प्रिंग डिवाइडेड बाय 3 इंटू वी स्क्वायर, यही टर्म यहाँ आ जाएगा, हाफ m by 3 वी स्क्वायर।
सो टोटल एनर्जी अभी लिख सकते हैं हाफ m प्लस m/3 इंटू वी स्क्वायर प्लस हाफ kx स्क्वायर। दिस इज टोटल एनर्जी ऑफ द वाइब्रेटिंग सिस्टम। अगर स्प्रिंग मासलेस होता था तो ये वाला टर्म नहीं आता था। फाइनल आंसर में 2π√m/k आता था। अब m की जगह m प्लस m/3 है। तो यहाँ से एनीबॉडी कैन अंडरस्टैंड कि m प्लस m/3 जो यहाँ टाइम पीरियड में है वो क्यों आ रहा है। डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू टाइम t। इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करेंगे तो 1/2 m प्लस m/3 और v स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2v इंटू dv/dt प्लस k/2 x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x चेन रूल लगा रहा है इंटू dx/dt और RHS इज कांस्टेंट, उसका डेरिवेटिव 0। तो अब देखिए dx/dt जो है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, x इज elongation produced in the spring, तो dx/dt से भी मिलेगा। dx/dt is speed of the block, तो ये स्पीड ऑफ द ब्लॉक और ये स्पीड ऑफ द ब्लॉक कैंसिल, ये 2 और ये 2 भी कैंसिल, ये 2 भी और ये 2 भी कैंसिल हो गया। तो नाउ वी आर गेटिंग m प्लस m/3 into dv/dt, this is equal to minus kx और एक्सेलरेशन का इक्वेशन आ गया dv/dt equals minus k divided by m plus m/3 plus m/3 into x। Therefore, this is equation of SHM और ये रहा ओमेगा स्क्वायर with omega square equals k upon m plus m/3 and therefore time period is 2π/√omega। ये आ जाएगा 2π/m/k। m की जगह देखिए m प्लस m/3 होल डिवाइडेड बाई k। इस टाइप के क्वेश्चंस पहले बहुत पूछते थे, अभी बहुत कम आ रहा है, लेकिन मेंस वगैरह में इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सो ट्राई टू रिमेम्बर दिस फार्मूला। फार्मूला याद रखेंगे तो अच्छा रहेगा, लेकिन मेहनत नहीं कर। तो इसमें देखिए क्या कॉन्सेप्ट है, उसको समझते हैं। पहले ये डायग्राम देखिए आप, एक स्मूथ सरफेस है, इस पे दो ब्लॉक को एक स्प्रिंग से अटैच कर दिया है। ऐसा एक का मास है m1 और दूसरे का मास है m2। स्प्रिंग कांस्टेंट इज k और दिस इज स्मूथ सरफेस, ये स्मूथ सरफेस है। अभी ये स्प्रिंग तो अपने नेचुरल लेंथ में, राइट नाउ देयर इज नो फोर्स ऑन एनी ऑफ द टू मासेस, L0 इज नेचुरल लेंथ ऑफ द स्प्रिंग। अब अगर दोनों मास को थोड़ा, इन दोनों मासेस को थोड़ा स्ट्रेच एक दूसरे की तरफ डिस्प्लेस कर दें, यानी स्प्रिंग कंप्रेस हो जाए और छोड़ दें, या अपोजिट डायरेक्शन में डिस्प्लेस करके छोड़ दें, देन वाइब्रेशन विल स्टार्ट, यानी कि SHM होना चालू हो जाएगा। एंड इन दैट केस टाइम पीरियड इज गिवन एज, ऐसे केसेस में टाइम पीरियड होता है 2π√m/k की जगह पे μ/k होता है। बस इतना ही छोटा सा एक चेंज है। म्यू क्या होता है, रिड्यूस्ड मास ऑफ द गिवन सिस्टम, और रिड्यूस्ड मास ऑफ द गिवन सिस्टम बहुत लोगों को मालूम होगा कि क्या होता है।
तो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन 2 पाई रूट ओवर म्यू बाई के वेयर म्यू इज रिड्यूस्ड मास ऑफ द गिवन सिस्टम। कितना कैसे होता है, दिस वी आर गोइंग टू प्रूव। दिस इज कॉल्ड रिड्यूस्ड मास ऑफ द गिवन सिस्टम। रिड्यूस्ड मास ऑफ गिवन सिस्टम। तो दो मास की जगह आप एक मास मान सकते हैं। इसका मीनिंग ये हुआ कि वी कैन ट्रीट द गिवन सिस्टम एज सिंगल मास सिस्टम। इसको ऐसा मान सकते हैं, सिंगल मास सिस्टम मान के प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। इसका मीनिंग सिर्फ ये है कि आप ऐसा एज्यूम कर सकते हैं कि इस स्प्रिंग से एक मास अटैच्ड है और इसका मास है म्यू के जी। स्प्रिंग कांस्टेंट वही हो गया। अगर म्यू के जी मास है तो इतना होगा टाइम पीरियड। इसको प्रूव करने के लिए हम लोग ये डायग्राम कंसिडर करेंगे। ये एक एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम हम लोगों ने बना लिया और इस पे इस गिवन सिस्टम को थोड़ा सा स्ट्रेच करके छोड़ दिया तो परफॉर्म ऐसे किसी इंस्टेंट पे दिस इज द सिनेरियो। साथ साथ आप लोग भी रफ वर्क अपने अपने कॉपी में करिए, देन यू कैन इजिली अंडरस्टैंड। सिर्फ मेरी बात सुनेंगे और वीडियो देखेंगे तो काम नहीं चलेगा। साथ साथ रफ वर्क करिए जैसा मैं कर रहा हूँ, तो कंसंट्रेशन बढ़िया रहेगी और आपको जल्दी समझ में आ जाएगी मेरी बात, कंफ्यूजन भी कम। ये m1 मास, ये m2 मास एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम ड्यूरिंग वाइब्रेशन। हम लोग ये एज्यूम कर रहे हैं कि ओरिजिन से m1 मास का डिस्टेंस है x1 एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम और m2 मास का डिस्टेंस है यहाँ से x2, ऐसा मानना है। तो दोनों मास के बीच का जो गैप है ये हो गया स्प्रिंग का लेंथ, ये हो गया x2 माइनस x1। तो हम लोग मान रहे हैं कि दोनों मास में जो एस एच एम होगा ऐसे ऐसे एस एच एम होता रहेगा। दोनों मास एक साथ आगे आएगा और एक साथ पीछे जाएगा, दोनों साइमल्टेनियसली। ये रुकेगा तो ये भी रुक जाएगा। अगर लेफ्ट साइड वाला मास रुकेगा तो राइट साइड वाला मास भी रुकेगा। एक बार तब रुकेगा जब दोनों मास राइट साइड में चला जाए और एक बार तब रुकेगा जब दोनों मेन पोजीशन की तरफ आ जाए। एक ही साथ होगा ये चीज, दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम, दोनों की टाइम पीरियड सेम। अब किसी इंस्टेंट पे ये सिनेरियो है जो दिख रहा है, इसमें हम लोग क्या करेंगे, अब इक्वेशन लिख के फोर्स का उसको एसएचएम का इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे। ऐसा मान लेते हैं, चलिए। लेट x इक्वल्स, इधर अभी स्प्रिंग एलोंगेटेड है या कंप्रेस्ड है। लेट x इक्वल्स elongation in the spring, elongation produced in the spring. We can express this x in terms of x1, x2 and L0। x का वैल्यू कितनी होगी देखिए यहाँ, x इक्वल्स, देखिए ये जो x2 माइनस x1 लिखा है इस स्प्रिंग का लेंथ है और ये स्प्रिंग एलोंगेटेड है। उसमें से अगर इस स्प्रिंग का नेचुरल लेंथ L0 ये वाला जो है इसको अगर माइनस कर दें तो कितना एलोंगेशन है ये आ जाए। Therefore we can write x as x2 माइनस x1। x2 माइनस x1 करने से स्प्रिंग की अभी की लंबाई पता चलती है और इसमें से स्प्रिंग का नेचुरल लेंथ को आप घटा दीजिए तो ये स्प्रिंग का एलोंगेशन कितना हुआ ये आ गया। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए। इस इक्वेशन को अगर दो बार डिफरेंशिएट कर दिया जाए 2 टाइम्स विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, पहली बात तो ये है कि ये इक्वेशन समझ आया कि नहीं वो देख लीजिए। जिसको भी डाउट रहेगा आई विल गिव टाइम राइट नाउ, आप बताइए अपना डाउट, मैं बता दूंगा कि क्यों हो रहा है। एल नॉट इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी, इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा और ये क्या आ जाएगा देखिए t2 x2 माइनस x1
बाई डी टी स्क्वायर, और एल नॉट का डेरिवेटिव तो हो गया 0, ऐसा हो गया। तो इससे SHM का इक्वेशन प्रूव किया जा सकता है। कैसे? देखिए, इस मास m1 के ऊपर, बिकॉज स्प्रिंग इज elongated, नाउ यू कैन सी, इस मास m1 के ऊपर जो फोर्स लग रहा होगा राइट नाउ, स्प्रिंग विल अप्लाई फोर्स इन दिस डायरेक्शन ऑन मास m1, और मास m2 पे स्प्रिंग जो फोर्स लगा रहा होगा वो इस डायरेक्शन में लगा रहा होगा। स्प्रिंग कितना फोर्स लगा रहा होगा? k इंटू इलोंगेशन, kx। तो दोनों मास का अलग अलग इक्वेशन अगर लिखते हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ since equation of motion of masses can be written as, m1 के लिए लिखेंगे m1 इंटू, इसका पोजीशन है x1, तो d2x1 बाई डी टी स्क्वायर, ये हुआ मास इंटू एक्सेलरेशन फॉर m1, m1 इंटू मास इंटू वेलोसिटी, सॉरी मास इंटू एक्सेलरेशन, दिस इज इक्वल टू प्लस kx। फोर्स जो लग रहा है राइट साइड में लग रहा है, kx इज f एक्चुअली, लेकिन ये वाला फोर्स को नेगेटिव लिखना होगा, और m2 के ऊपर जो फोर्स लगेगा दैट इज m2 d2x2 by dt स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू माइनस है और माइनस kx, kx दोनों में सेम है। देखिए, एक को पॉजिटिव लिख रहे हैं, एक को नेगेटिव लिख रहे हैं। अब ये x2 माइनस x1 यहाँ से लेके आए, इन दोनों इक्वेशन से हम लोग ये ऐसा इक्वेशन बनाएंगे। देखिए, यहाँ से इक्वेशन 2 और 1 के मदद से देखिए यहाँ से क्या है, d2x2 बाई डी टी स्क्वायर, इस इक्वेशन से माइनस फर्स्ट इक्वेशन से d2x1 ये हो जाएगा d2x1, स्क्रीन पे सब लोग ध्यान दीजिए, बाई डी टी स्क्वायर, m1 से डिवाइड कर देना होगा, दिस इज इक्वल, सेकेंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को माइनस किया गया, तो ये हो गया माइनस kx अपॉन माइनस kx अपॉन m1, यहाँ से आ गया d2x2 माइनस x1 divided by dt square, this is equal to kx is common, ये आ गया माइनस भी कॉमन, और यहाँ आ गया k अपॉन m1 प्लस k अपॉन m2 इंटू x। LHS का इक्वेशन देखिए और यहाँ का देखिए, LHS कैन बी रिप्लेस्ड, ये इक्वेशन अगर 2 है और ये इक्वेशन अगर 3 है, तो 2 और 3 पे आप सभी लोग फोकस करिए। इक्वेशन 2 का लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड और इक्वेशन 3 का लेफ्ट हैंड साइड बोथ आर सेम, सो वी कैन रिप्लेस इट। तो इक्वेशन कैसा बन जाएगा, लेट अस सी। देखिए, अभी यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, टू और 3 को मिलाया तो दिस इज इक्वल टू माइनस k इंटू
1/m1 plus 1/m2 into x. This is equation of SHM. ये है dv/dt. Acceleration equals minus omega square into x, where omega square is k into 1/m1 plus 1/m2. अब टाइम पीरियड निकाल लीजिए. Time period t is 2 pi by omega. Now you verify you are getting this or 2 pi under root mu by k. आया कि नहीं आया, just verify. This is how it is proved. इसको आप एलसीएम लेंगे तो m1 plus m2 by m1 m2 आ जाएगा, तो इस फॉर्मेट में आ जाएगा 2 pi root over mu by k. तो हम लोग जो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या है, यहाँ पे पुली जो लगा हुआ है ये आइडियल पुली, यानी इसको हम लोग मासलेस मान रहे हैं, यानी इधर का टेंशन इक्वल रहेगा. जब इक्विलिब्रियम की स्थिति है अभी, तो टी नॉट और एम जी बराबर होगा एट द टाइम ऑफ इक्विलिब्रियम, और इक्विलिब्रियम की स्थिति में भी क्या है, इन इक्विलिब्रियम इक्वेशन बनेगी टी नॉट इक्वल्स एम. टी नॉट का वैल्यू यहाँ से यहाँ तक टेंशन हर जगह सेम रहेगा, इस स्प्रिंग के अंदर भी टेंशन सेम रहेगा. सो वी कैन राइट दिस इज इक्वल टू के वाई नॉट. वाई नॉट क्या बता रहा है, इलोंगेशन इन द स्प्रिंग अभी का. वी कैन कॉल इट इनिशियल इलोंगेशन, इनिशियल इलोंगेशन इन द स्प्रिंग. अभी एसएचएम नहीं हो रहा, अभी इक्विलिब्रियम की स्थिति है. अब हम लोगों ने इस मास को डिस्टर्ब कर दिया, थोड़ा नीचे या थोड़ा ऊपर डिस्प्लेस करके छोड़ दिया. नाउ इट हैज स्टार्टेड परफॉर्मिंग एसएचएम. तब हम लोग को नेट फोर्स लिखना होगा. किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम टी पे ड्यूरिंग वाइब्रेशन मान लिया जाए कि ये इस मास का फर्दर डाउनवर्ड डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हुआ है y, और इसकी वेलोसिटी है v. वेलोसिटी ऑफ द गिवन मास इज v. वेलोसिटी v मान रहे हैं और डिस्प्लेसमेंट y मान रहे हैं. तो अब इस स्प्रिंग के अंदर टोटल एलोंगेशन हो जाएगा y नॉट प्लस y. तो दोनों रास्ते हैं, फोर्स मेथड से भी कर सकते हैं, एनर्जी मेथड से भी. ये देखिए मैंने लिखा है स्प्रिंग में नेट एलोंगेशन y नॉट प्लस y, और ये टेंशन जो है ये चेंज होके हो गया है t. तो नाउ नेट फोर्स ऑन द ब्लॉक, नेट फोर्स ऑन द ब्लॉक लिखेंगे, इसका वेट हो जाएगा mg माइनस न्यू टेंशन t, और तो कोई फोर्स है नहीं मास m के ऊपर. इसको लिखेंगे मास इनटू एक्सेलरेशन m इनटू dv बाई dt. mg माइनस टेंशन हो जाएगा k इंटू एलोंगेशन y नॉट प्लस y. तो आप ये देखिए कि जो ये इक्विलिब्रियम का इक्वेशन है इसका इस्तेमाल हो जाता है ऐसे कैसे, mg इक्वल्स के वाई नॉट है, यानी कि ये mg और के वाई नॉट आपस में कैंसिल होगा, तो तुरंत एसएचएम का इक्वेशन दे देता है. दिस dv by dt equals, similarly you can apply energy method minus k by m into y. तो क्लास के बाद आज आपको ट्राई करना चाहिए इसी क्वेश्चन को एनर्जी मेथड से करना. नाउ वी आर गेटिंग दिस इज इक्वेशन ऑफ एसएचएम and time period is 2 pi under root m by k. तो ये बड़ी आसानी से ये आंसर आ जाता है. लेकिन प्रॉब्लम नंबर 24 में थोड़ा चेंज है, पुली इज नॉन आइडियल, आइडियल नहीं है, तो कैलकुलेशन चेंज हो जाएगा. ठीक है, इसमें क्या किया गया, लेट अस सी. प्रॉब्लम नंबर 24 में बिकॉज देयर इज नो स्लिपिंग और पुली का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, इसलिए इधर का टेंशन T1 और इधर का T2 लिया है. इक्विलिब्रियम में कोई चेंज नहीं हुआ यहाँ, लेकिन जब मास m का y डिस्प्लेसमेंट हुआ तो राइट साइड में स्ट्रिंग में टेंशन मैंने T1 लिया है, लेफ्ट साइड में T2 लिया है. पुली का एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा लिया और मास का एक्सेलरेशन a लिया है, जिसको कि dv by dt बोलते हैं. एंड बिकॉज देयर इज नो स्लिपिंग, प्योर रोलिंग, इसलिए अल्फा इंटू आर बराबर a. अब डिस्प्लेस्ड पोजीशन में मास के ऊपर नेट फोर्स यही लगता है, mg नीचे और स्ट्रिंग का टेंशन T1 ऊपर.
तो एम ए इक्वल्स एम जी माइनस टी वन आ गया। टी वन कैलकुलेट करने के लिए पुली के सेंटर के अबाउट यहाँ टॉर्क लिया गया है। यहाँ पे देखिए टॉर्क लिया गया, टॉर्क इक्वल्स रेडियल डिस्टेंस r into t1 clockwise और r into t2 anti-clockwise because t2 is down। यहाँ पे ये t2 का जो डायरेक्शन है यहाँ पे दिख रहा है, दिस इज डाउनवर्ड, t1 भी डाउनवर्ड, t2 भी डाउनवर्ड। t2 का टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज, इसलिए यहाँ नेगेटिव i into अल्फा। अल्फा का वैल्यू यहाँ से ले लिया इस इक्वेशन से। इसको आप इक्वेशन 2, इसको आप इक्वेशन 2 कहिए और ये इक्वेशन 1 नहीं, ये इक्वेशन 1 है, ये 2 है और ये 3, इक्वेशन 3। यहाँ से T1 का वैल्यू निकाल के इक्वेशन 3 में डाल दिया जाएगा। उसके बाद सॉल्व करके हम लोग एक्सेलरेशन का इक्वेशन निकालेंगे। दिस इज इक्वेशन 3। दिस इज इक्वेशन 3। So from equation 3, ma equals this much। सॉल्व कर लिया, एक्सेलरेशन इतना आ गया। एक्सेलरेशन मींस ये जो एक्सेलरेशन है दिस इज dv by dt। dv by dt ये इक्वेशन आ गया माइनस ओमेगा स्क्वायर y। देयरफॉर इट इज इक्वेशन ऑफ एसएचएन। ओमेगा यहाँ से आ जाएगा, टाइम पीरियड